अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ मौजूद हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे सपोर्टर्स और मेरे चाहने वाले दुनिया में जहाँ भी मौजूद होंगे खैरियत से होंगे, खुश होंगे और उनकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही होगी। तो अल्लाह ताला आप सबको, मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम कामों में आसानियाँ फरमाए। जैसा कि आपको पता है कि मेरे जो चैनल है, यानी आपका जो चैनल है, मेरी इस यूट्यूब फैमिली का जो चैनल है डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली, तो इस पे हम रोज़ाना कोई ना कोई हॉरिफिक कहानी शेयर किया करते हैं। तो वो तमाम लोग जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर दें। आपका जो लाइक है वो मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत अहमियत का हामिल है। अभी कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था और तो मैं चाहता हूँ उन लोग का नाम ले लें। कुछ नए लोग भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। आज की जो स्टोरीज़ हैं बड़ी हॉरिफिक स्टोरीज़ हैं और मेरा ये ख्याल है कि मैंने जितनी भी अभी स्ट्रीम्स की हैं उनमें एक हॉरर तरीन स्टोरी, बल्कि दोनों ही हॉरर हैं, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज़ हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। खैर, पहले उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किए। मिस नाजिया सलीम, फरहान ख़ान साहब रेगुलर लिसनर हैं, सपोर्ट करते हैं। हैदर भाई बहुत शुक्रिया, कतर से हैं भाई हमारे। ज़ुबैर अली साहब बहुत शुक्रिया। जमील भाई बहुत शुक्रिया आपका। मिस हुमैरा और इसके साथ साथ सलीम तिरमिज़ी साहब शुक्रिया। मिस काशफा का शुक्रिया। हारून नज़ीर साहब का शुक्रिया। ख्वाजा बिलाल साहब का शुक्रिया। अब्दुल अज़ीज़ साहब का शुक्रिया। मिस उरूज का शुक्रिया और टीपू सुल्तान, नबीला ज़ीशान, उमैर भाई, अतिया मसूद साहिबा और सलमान स्वीट, वेलकम टू माय चैनल। मिस समीना करम, वेलकम बैक। मिस गुल, बहुत शुक्रिया आपका। सबा अली, आसिफ खान साहब और इसके अलावा उबैद फ़ज़ल साहब, शमी मुख्तर साहब, अदील भाई, मोहम्मद फ़हीम, वेलकम टू माय चैनल, बहुत शुक्रिया आपका। रंजीत सिंह साहब फ्रॉम इंडिया, बहुत शुक्रिया। और प्रीतम गुप्ता का शुक्रिया। सुमित्रो का शुक्रिया और मिस्टर डिसूज़ा का शुक्रिया। तो भाई आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मुर्तज़ा सयाल साहब का भी शुक्रिया। अच्छा गाइज़, जैसा कि आपको पता है कि हम इस चैनल के ऊपर हॉरर स्टोरीज़ को शेयर करते हैं और इन स्टोरीज़ के आखिर में स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद होता है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप में से कोई भी अपनी कहानी शेयर करना चाहता है तो वो चाहे तो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकता है या फिर लिख के व्हाट्सएप कर सकता है। जैसे आपको बेहतर लगे आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करें, क्योंकि ये एक स्टोरी बेस्ड चैनल है और इसकी कामयाबी आपकी सपोर्ट से मशरूत है। अच्छा, अब काफ़ी टाइम हो चुका है तो हमारी जो हॉरिफिक कहानियाँ हैं, आज की जो कहानी है ये एक ऐसी कहानी है कि आप इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आपको सुन के। ये सलीम ख़ान साहब की कहानी है और 1978 उस दौर की कहानी है कि ये बताते हैं जिस दौर में बिल्कुल बेसिक्स पे थे। ये बिन कासिम टाउन में रहा करते थे और वहीं पे ही एक जगह जहाँ पे गोदाम वगैरह मौजूद था, तो उस एरिया में उन घरों में जो बेक्का दुक्का घर थे चौकीदारी किया करते थे। जैसे कि एक टिपिकल आपने देखा होगा कि चौकीदार का गेटअप और सेटअप होता है, ये वैसे ही घूमते थे। इनके पास साइकिल मौजूद थी, एक विसल मौजूद होती थी और रात में अपनी शॉल वगैरह उड़ के ये साइकिल पे निकल जाया करते थे। सलीम भाई बताते हैं कि ये जो टाउन है, जो कि आज भी एक सुनसान वीरान टाउन है, और अगर आप यहाँ की बात करें तो आज भी यहाँ पे इतनी रौनक मौजूद नहीं है। तो जिस दौर की ये बात कर रहे हैं 1978, बहुत कम आबादी थी
लाइट्स ना होने के बराबर थी, बिल्कुल सन्नाटा था। और जो इक्का दुक्का लोग रहा करते थे या जो भी फैक्ट्रीज़ इंडस्ट्रीज़ वगैरह मौजूद थी, वहाँ पे भी जैसे ही असर होती तो सब अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। ये बताते हैं कि ऐसे ही नवंबर का अख्ताम था और दिसंबर स्टार्ट होने वाला था। शदीद सर्दी हो रही थी और क्योंकि कुछ माल था, उस दौर के हिसाब से हज़ारों का माल था, तो मुझे कहा गया था कि आपको पूरी रात विजिलेंट रहना है, जागते रहना है, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस सामान की आप हिफाजत करेंगे, क्योंकि आप चौकीदार हैं और आपको हमने इसीलिए रखा है, इसीलिए लोग मिल के आपको पैसे देते हैं। तो ये बताते हैं कि मेरा जो रूटीन था कि मैं मगरिब होते यानी कि 6 साढ़े 6 बजे बाहर आ जाता, क्योंकि ये जो एरिया है, अगर आप आज भी यहाँ पे मगरिब के बाद जाएं तो मुकम्मल तौर पे सुनसान या वीरान होता है। अब अगर आप उस टाइम की बात करें यानी 40-50 साल पहले, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर अंधेरा होगा और कितना खौफनाक माहौल होगा। तो वैसे ही ये बताते हैं कि मैं निकला और मैंने खाना वगैरह खाया, और खाना खाने के बाद यानी बीच में एक जगह रुक के खाना खाया और फिर दोबारा से तकरीबन 8:30-9 बजे का टाइम था। शदीद सर्दी चल रही थी और तब ऐसा था कि मैं साइकिल चला रहा था और हवा ऐसे ऐसे जो है ना, मतलब मुझे टकरा रही थी। अब क्योंकि ओपन एरिया है, आज भी ओपन एरिया है, तो यहाँ जो मेन कराची है या सेंट्रल कराची का जो है, यहाँ पे जो सर्दी होती है, इसके मुकाबले में जो भी आउट स्कर्ट्स हैं या कंट्री साइड है, जैसे कि मलीर, क़ायदाबाद, स्टील टाउन, बिन कासिम या सरजानी, या आप इस तरह बल्दिया टाउन की तरफ आ जाएं या उधर चले जाएं माड़ीपुर और आगे हॉक्स पे, तो ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे कराची का जो मेन शहर है उससे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। ये बताते हैं कि ऐसे सर्दी के झक्कड़ चल रहे थे कि बिल्कुल ठंडी हवा ऐसे आके मुंह से टकरा रही थी। वो एक टिपिकल इनका सेटअप था, इन्होंने शॉल ऐसे करके यूँ बांधी हुई थी, ऐसे ओढ़ी हुई थी और सीटी मुंह पे लगी हुई थी इनके, जो कि एक धागे के ज़रिए या एक डोरी के ज़रिए ये अपने गले में बांधा करते थे। ये बताते हैं वैसे ही मैं आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चलाते हुए जब इस इंडस्ट्रियल एरिया से थोड़ा बाहर की तरफ आया, यानी मेन रोड की तरफ आया, तो मेरा ये इरादा था कि मेन रोड से थोड़ा सा आगे जाके गाड़ी घुमा के या साइकिल घुमा के वापस आ जाऊंगा। ये बताते हैं कि जब मैं साइकिल पे मेन रोड की तरफ आया और मेन रोड पे मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि दूर थोड़ा यानी डिस्टेंस पे कोई चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि और मज़ीद आगे, यानी कि स्टील टाउन की तरफ जा रहा है या गुलशन हदीद की तरफ जा रहा है। अब पुराना दौर था और सादा लोग थे, एक जहन के अंदर ये भी चीज़ होती थी कि भाई लोगों की हेल्प कर दें, किसी के काम आ जाएं, तो ये भी एक फैक्टर दिमाग के अंदर मौजूद था। और इसी वजह से बताते हैं कि मैंने साइकिल को उस सिमत में चलाना शुरू कर दिया जहाँ पे मुझे कोई जाता हुआ दिखाई दे रहा था। ये बताते हैं कि मैं उस तरफ जा ही रहा था, तो जाते जाते मुझे ऐसा लगा कि शायद एक औरत है और उस औरत के साथ एक बच्ची है जो स्टील टाउन की तरफ या गुलशन या हदीद की तरफ वॉक करते हुए जा रहे हैं। अब जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था वैसे वैसे मैं देख रहा था कि एक औरत है जिसने सफ़ेद कलर की साड़ी पहन रखी है, उसके साथ कोई 8 या 9 साल की छोटी सी बच्ची है, और उस औरत ने ऐसे करके ना अपने सर के ऊपर, जैसे आपने देखा होगा कि खिलौने बेचने वाले आया करते थे पहले, मुझे नहीं पता कि आप में से किसकी कितनी एज है, लेकिन आई सीन माई सेल्फ, मैंने देखा है, पाकिस्तान में देखा है, मैं गाँव जो वगैरह जाना हुआ तो वो ऐसे करके ना टोकरी पे मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की गाड़ी जो होती है टक 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 जिसमें से आवाज़ आती है, इसको डोरी से खींचते हैं, तो वो सारी गाड़ियाँ रखी हुई हैं और वो औरत ऐसे लेके जा रही है, उसके साथ साथ उसकी बच्ची उसका हाथ पकड़ के आगे चल रही है। अच्छा, जब मैंने उस औरत और उस बच्ची को देखा तो अज़राए हमदर्दी, खान साहब थे, शरीफ आदमी थे, नफीस आदमी थे, नमाजी परहेज़गार थे, और मार्जिन दे सकते हैं इनको, डेफिनेटली ये बता रहे हैं तो ऐसे ही होगा। ये बोलते हैं मैं सरासर खुदा जानता है कि मैं अच्छी नीयत से उस तरफ गया, मैंने कहा यार मैं पूछूं कि भाई इतनी रात में ये कहाँ और जंगलों की तरफ जा रहे हैं,
तो ये बताते हैं कि मैं उसके बिल्कुल पीछे की तरफ आया और मैंने अपनी साइकिल के ब्रेक आहिस्ता आहिस्ता करके लगाना शुरू किया। जैसे आपको पता होता है कि आप ब्रेक लगाएंगे उनके बिल्कुल बराबर में आ जाएंगे। और मैंने बोला कि बेटा खैरियत तो है, तुम इतनी रात में कहाँ जा रही हो? अब जैसे ही मैंने ये सवाल किया तो मैंने एकदम ब्रेक लगा दिया, यानी मैं रुक गया। अब आप किसी से पीछे से जब कॉल करें, उससे सवाल करें, तो वो पलट के देखता है। तो ये बताते हैं कि वैसे ही उस औरत ने और उस बच्ची ने मुझे पलट के देखा। उस औरत ने ऐसे करके पलट के देखा, उसके हाथ में जो है टोकरी मौजूद थी। जब उस औरत और बच्ची ने मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली पलट के इनको देखा है, ये बताते हैं उन दोनों की आंखें मौजूद नहीं थी। यानी आंखों की जगह ऐसा लग रहा था कि घड़े मौजूद हैं और आंखें मौजूद ही नहीं हैं। और उस बच्ची के ऊपर, यानी जो बच्ची थी साथ उसके थोड़े से दो ऐसे उभार थे जैसे कि शायद सिंग मौजूद हो, और उनके ऊपर उसने ऐसे कोई चादर या स्कार्फ डाल रखा हो। उनकी आंखें मौजूद नहीं, उन्होंने मेरी तरफ दोनों ने ऐसे देखा, और जब वो देखा तो देखने के साथ साथ उनके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट मौजूद थी। अब इनको अंदाज़ा हुआ कि मैंने किसको रोक लिया है और क्या हुआ है मेरे साथ। ये बताते हैं मैंने हाँफते काँपते ऐसे ही अपनी साइकिल को जैसे ही यूँ करके मोड़ा और पैंडल मारना शुरू किए। मैं पैंडल मार रहा हूँ, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि साइकिल को हाथ से पकड़ रखा है किसी ने और वो पीछे खींच रहा है बाकायदा। जो जहन में आ रहा है, दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी, कुल हुवल्लाहु अहद, जो मेरे जहन में आ रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, पूरी ताकत लगा रहा हूँ, लेकिन मुसलसल कोई खींचता चला जा रहा है। अच्छा, बात यहाँ तक तो फिर भी ठीक थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ऐसा हुआ कि जो वो बच्ची और औरत थे, तो उनमें से उस बच्ची ने बोला कि चाचा हमें आगे तक नहीं छोड़ोगे? और वो उसने इस तरह बोला जैसे नाक से बोल रही हो। ये बता दें, फिर जब मुझे लगा कि अब साइकिल ले जाना मुश्किल है, कोई खींच रहा है, तो मैंने साइकिल वहीं फेंकी और अल्लाह का नाम लेते हुए, आयतुल कुर्सी पढ़ते पढ़ते जैसे तैसे भागता हुआ मैं आगे निकल गया। मुझे नहीं पता मैं कहाँ भाग रहा हूँ, बस ये पता है कि मैं वापसी वाले रोड पे था, नीचे उतरा, बार बार मुझे पीछे ऐसा लगा जैसे कोई फॉलो कर रहा है और हंसने की आवाज़ आ रही है। भागते 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 एक जगह ऐसी आई जहाँ आके मैं गिर गया। अच्छा, जब मैं गिरा तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जिस जगह गिरा था वहाँ कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सुनसान वीरान जगह थी, और मेरा ख्याल है कि एक छोटा सा पेड़ मौजूद था। लेकिन जब मेरी आँख खुली, तकरीबन 5 सवा 5 का टाइम था, और मैं उस रोड पे उस जगह मौजूद था जहाँ मैंने उस औरत और बच्ची को देखा था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि 15-20 मिनट तक मैं भागता रहा हूँ। खैर, मैं खड़ा हुआ, करीबी साइकिल मौजूद थी, उस साइकिल के ऊपर दोबारा बैठा और सीधा अपने घर की तरफ, या जहाँ भी रिहाइश थी, मैंने अपनी साइकिल दौड़ा दी। मुझे तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते तक शदीद बुखार रहा, पूरे जिस्म में दर्द, बार बार मुझे उस बच्ची की आवाज़ कानों में सुनाई दे, कभी ऐसा लगे वो औरत मेरे पीछे मौजूद है, कभी ऐसा लगे मेरे आगे मौजूद है। खैर, दम दुरूद और मेडिकल ट्रीटमेंट और दिस एंड दैट, फिर कहीं जाके मेरी जो हालत थी वो बेहतर हुई। तो कभी कभी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं कि मतलब यू कांट एक्सपेक्ट कि ये हो सकता है। तो ये जो स्टोरी थी, ये बड़ी इनकी ज़बरदस्त स्टोरी थी। अच्छा, इस स्टोरी के साथ हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने एक स्टोरी शेयर की है, तो ये स्टोरी आप सुने, और अगर अभी भी तक आपने लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक कर दें और ये स्टोरी सुने और फीडबैक दें कमेंट्स के अंदर कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी। ख़ास तौर पे जिन्होंने आज पहली दफ़ा ज्वाइन किया है तो वो लाजमी फीडबैक दें। अब हम चलते हैं अगली स्टोरी की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई एप्रिसिएशन का। मुझे अभी अपने वालिद साहब के साथ जो पेश आया था कारसाज पे, वो याद आ गया जब आपने चुड़ैल का जिक्र किया, तो मैंने कहा कि ये भी शेयर कर दूँ वरना मैं फिर भूल जाता हूँ। तो सरसरी साहब आपको एक बता देता हूँ
हुआ ये था कि वालिद साहब मेरे एयरपोर्ट पे कस्टम में काम करते थे। तो उस वक़्त हम रहते थे सखीसन पे, ब्लॉक जे में, बिल्कुल सखीसन कब्रिस्तान के सामने वाला ब्लॉक है, ब्लॉक जे। उसमें तकी प्लाज़ा है, तकी सेंटर, उसके सामने हमारा बेंगलू था 240 गज़ का। तो अब्बू का रूट यही था कि वासी पे जैसे अब्बू एयरपोर्ट से आते थे तो एयरपोर्ट से निकल के सीधा कारसाज, कारसाज से स्टेडियम, स्टेडियम से गरीबाबाद, गरीबाबाद से करीमाबाद, और करीमाबाद से लेके फिर वाटर पम्प से फिर सीधा सकेसन आते थे। तो हमारा घर मेन रोड पे, सकेसन पे मेन रोड की पीछे वाली गली में ही था। तो यही रास्ता सबसे बेस्ट था, उस वक्त इतने रास्ते भी नहीं होते थे। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 1984-85 की। तो अब्बू की फ़्लाइट पे डिपेंड करता था काम। तो अब्बू जब फ़्लाइट होती थी तो अब्बू जाते थे, बाज़ वक़्त रात में 1-1 बजे, 2-2, 3-3 बजे आती थी। बहरहाल अब्बू इसी तरह रात में 1-1:30-2 बजे आ रहे थे। और ठंड थी, सर्दियाँ थी उस वक्त, क्योंकि अब्बू ने स्वेटर भी पहना हुआ था, हम लोग बहुत छोटे छोटे से थे। तो अब्बू जब आ रहे थे तो कारसाज वाले रोड पे अब्बू को ना एक दुल्हन दिखी। अब ये तो खैर हमें अब पता चला है कि वहाँ पे दुल्हन हुआ करती थी। वो अब्बू ने जब उस वक्त बताया था तो उस वक्त हम लोग को इतना वो नहीं था, समझ नहीं थी। तो अब्बू ने ऐसे ही बताया था कि यार एक दुल्हन थी सफ़ेद कपड़ों में, बहुत खूबसूरत सी। वो अकेले, मतलब उस वक्त सन्नाटा होता था सड़क पे। अब्बू कह रहे हैं जब मैं आ रहा हूँ तो इक्का दुक्का शायद कोई गाड़ी गुजर जाए तो गुजर जाए। अब्बू के पास वेस्पा होती थी उस वक्त। तो गाड़ी हमारे पास होती थी, मज़दा 1600 थी, ड्राइवर अब्बू ने रखा हुआ था, लेकिन अब्बू को ड्राइविंग नहीं आती थी तो अब्बू वेस्पा पे ही आना जाना करते थे। तो वेस्पा पे अब्बू आ रहे थे कारसाज पे, तो औरत दिखी अब्बू को। तो अब्बू ने बिल्कुल स्लो की, और अब्बू यही सोच रहे थे, अब्बू को काफ़ी दूर से ही दिख गई थी क्योंकि उसमें सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। तो अब्बू ने कहा इतने अंधेरे में अकेली औरत ये मतलब यहाँ पे क्या क्या कर रही है। तो अब्बू ने ये सोच के आहिस्ता करके ना उससे पूछना चाहा कि आप कहाँ जा रही हैं, खैरियत तो है, कोई गाड़ी का मसला तो नहीं है, मैं कोई रिक्शा टैक्सी या कोई आपको गाड़ी कन्वेंस करवा दूँ। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो घूंघट वूंघट, उसने दुपट्टा अपना ऐसा किया हुआ था कि उसका आधा फेस जो है ना पूरा ढका हुआ था। तो जब उसने जवाब नहीं दिया तो पहले के लोग, आपको पता है, अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो अब्बू फिर सीधा निकल गए। अब्बू ने बोला छोड़ो, हो सकता है ये बुरा मान रही हो मेरा, रुक के इस तरह से पूछना। अब्बू सीधा चल दिए। अब्बू सीधा गए स्टेडियम की तरफ। स्टेडियम से गरीबाबाद की तरफ गए तो मेन जो फर्नीचर मार्केट आती है गरीबाबाद की ना, वहाँ से जो टर्न करते हैं करीमाबाद के लिए, तो उससे थोड़ा सा पहले पेट्रोल पंप आता है। वहाँ पेट्रोल पंप के पास वही औरत दोबारा अब्बू को दिखी। तो अब्बू को जब दोबारा दिखी तो अब्बू ने बोला कि यार ये तो वही औरत है, इसने वही कपड़े पहने में जो मुझे वहाँ दिखी थी, मगर ये इतने जल्दी यहाँ कैसे आ जाएगी। अब्बू कह रहे हैं मैं ये सोच ही रहा था कि यार ये इतनी जल्दी कैसे आएगी। और अब्बू कह रहे हैं कि वो मेरे आंखों के सामने सामने एकदम से जना गायब हुई है। मतलब अब्बू कह रहे हैं मैं देख ही रहा था उसको और ये सोच रहा था इतनी जल्दी कैसे आएगी, मेरी नज़रें उस पर से नहीं हटी थी, और वो अब्बू के सामने से ओझल हो गई, बिल्कुल गायब हो गई एकदम से। तो अब्बू कह रहे हैं मेरी बाइक उस वक्त जो है ना, वहाँ पे शायद कोई पानी पड़ा था या ऑयल पड़ा था, अब्बू की बाइक डिसबैलेंस हुई। अच्छा वालिद साहब, मैं आपको बता दूँ, सॉरी, कि वालिद साहब हमारे बनारस के थे, तो वो पान भी माशाल्लाह खाते थे, पान की डिबिया और बटुआ उनके पास होता था, तो पान उनके मुंह में था। तो उनकी बाइक वहाँ डिसबैलेंस हुई घबरा के, और वो नीचे गिरे, मामूली सी उनको खराशी वगैरह चोटें आई थी, और पान मुंह में था, वो पान पूरा उनके कपड़ों पे गिर गया। बहरहाल अब्बू संभले उठे, दोबारा से बाइक वाइक स्टार्ट की। घर जब पहुँचे ना तो अम्मी ने गेट खोला है तो हम लोग छोटे छोटे सब सो रहे थे। 3-4 बजे का मेरे ख्याल में ऐसे कोई टाइम हो रहा होगा, या 2-2:30 बजे का। जब अब्बू घर पहुँचे तो अम्मी ने तो एकदम शोर कर दिया। अम्मी ये समझी कि कपड़े पे शायद खून लगा है और ये कहीं गिर के आ रहा है। तो गिर के तो आ रहे थे अब्बू के, क्योंकि माथे पे भी हल्की सी खराशें आई हुई थी और हाथ पाथ पे भी। तो अम्मी परेशान हो गई, अम्मी समझी इतना सारा खून बह रहा है। बहरहाल वो तो अब्बू ने अम्मी के शोर करने पे बोला अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है ऐसा, ये पान गिरा है, वो बाइक स्लिप हो गई थी, वहाँ ऑयल पड़ा हुआ था। उस वक्त अब्बू ने अम्मी को फ़िलहाल यही कह दिया। फिर अब्बू ने सुबह बताया कि ऐसे ऐसे वाक़या हुआ था, तो वो एक औरत हमें दिखी वहाँ पर कारसाज पे, और फिर वही औरत गरीबाबाद से पहले पेट्रोल पंप के पास उसी हालत में मिली और एकदम से मेरी आंखों के सामने गायब हो गई। तो जिसकी वजह से अब्बू कह रहे हैं मैं घबरा गया था और मेरी बाइक स्लिप हो गई थी।
तो बहरहाल अब्बू की तबीयत वगैरह सही थी, बस सिर्फ खराशें वगैरह आई थी, ना कोई अब्बू को अल्लाह का शुक्र है बुखार हुआ था ना कुछ हुआ। अब्बू रूटीन का ही आना जाना कर रहे थे। फिर अब्बू समझ गए थे, फिर अब्बू ने फिर ख़ानदान में भी बताया, सबको बताया, पेश इमाम को भी बताया, तो सबने यही कहा कि नहीं वो कारसाज पे ये औरत अक्सर लोगों को दिखा करती है, तो आप इतनी रात में ये वाला रास्ता अवॉइड करें क्योंकि एकदम सन्नाटा होता है। और 84-85 में आपको पता है बिल्कुल सन्नाटा हुआ करता था 1-2 बजे सड़कों पे। उस वक्त तो पीटीवी का दौर था और टीवी भी चैनल भी नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, तो लोग सो रहे होते थे। तो इस वजह से जो है ना फिर अब्बू ने मेरे ख्याल में फिर रास्ता चेंज करके गुलिस्तान जौहर से अब्बू ने जो है ना मिलीनियम वाला रास्ता ले लिया था, सीधा नागन से आते थे फिर अब्बू। तो ये मेरे अब्बू के साथ एक वाक़या हुआ था और एक वाक़या अब्बू के साथ सकेसन पे भी पेश आया था। वो भी मैं इंशाल्लाह ताला भी मैं उसको ज़रा सा और याद कर लूँ, वो अम्मी से पूछूँगा भी इंशाल्लाह उसको कन्फर्म करके ना, फिर वो भी मैं आपको बताता हूँ।